डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था मांग मात्रा में परिवर्तन और दूसरा हमने पढ़ा था मांग में परिवर्तन। इनको वापस अपन जो है कंपेयर करते हैं। मांग में परिवर्तन, सबसे पहले इन दोनों में अर्थ अपन ने पढ़ा था कि मांग मात्रा में परिवर्तन कब होता है। ठीक है, मांग मात्रा में परिवर्तन कब होता है? जब अन्य बातें क्या रहे, अन्य बातें स्थिर है। और परिवर्तन किसमें होता है? हाँ, अन्य बातें स्थिर है और वस्तु की कीमत में क्या होता है? स्वयं की कीमत में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो मांग में जो परिवर्तन होगा उसे कहा जाएगा मांग मात्रा में परिवर्तन। इसका अर्थ हमने पढ़ा था कि अन्य बातें, वस्तु की स्वयं कीमत क्या होती है? कीमत स्थिर रहती है, जबकि अन्य बातों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। अन्य बातों में परिवर्तन। ठीक है, तो वस्तु की जो मांग में परिवर्तन आएगा इसे कहा जाएगा मांग में परिवर्तन। याद रखना है, मांग मात्रा में परिवर्तन कब होता है? जब अन्य बातें स्थिर है और वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है। और मांग में परिवर्तन कब होता है? जब कीमत तो स्थिर है और अन्य बातों में परिवर्तन होता है। मांग मात्रा में परिवर्तन दो प्रकार का होता है। कौन सा? मांग का संकुचन और दूसरा मांग का विस्तार। मांग का विस्तार पूछा जा सकता है। मांग मात्रा में परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? मांग मात्रा में दो प्रकार का परिवर्तन होता है, मांग का संकुचन और मांग का विस्तार। मांग में परिवर्तन भी दो प्रकार का होता है। कौन सा? मांग में कमी और मांग में वृद्धि। ठीक है भाई, तो अब इसको डायग्राम से हम स्पष्ट करेंगे। पहले मांग का संकुचन, इसका दोनों को डायग्राम बना करके देखेंगे कि मांग का संकुचन कब होता है और मांग का विस्तार कब होता है। तो हमने बात की थी कि मांग का संकुचन कब होता है। ये आपका डी है, डिमांड कर्व है। ये ओ एक्स पे हमने ले ली वस्तु की मात्रा और ओ वाई पे ले ली हमने कीमत। तो जैसे कि हमने बात की थी, जब अन्य बातें स्थिर है और केवल कीमत में परिवर्तन हो, तो प्रारंभिक जो है कीमत मान है कि ये है ओ की कीमत है और ओ एक्स जो है इसकी मात्रा है। ठीक है, ओ की मात्रा है। अब हम देखेंगे मांग में का संकुचन कब होगा। संकुचन मतलब होता है कीमत बढ़ने से। कीमत बढ़ेगी तो उपभोक्ता पहले की तुलना में कम मांग करेगा, उसी को मांग का संकुचन कहा जाता है। ठीक है, तो कीमत बढ़ रही है, माने कि पी से बढ़ करके क्या हो रही है? P1 हो रही है। इसका मतलब उपभोक्ता पहले की तुलना में कम मांग करेगा, तो मांग घट करके क्या हो जाएगी? OQ1। मांग क्या हो रही है? घट रही है, कीमत क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ये जो पहले यहाँ पर संतुलन था, अब ए से खिसक करके बी पर चला जाएगा। इसका मतलब ऊपर की ओर चला जाएगा, उसी वक्र पर ऊपर की ओर चला जाएगा। इसे कहा जाएगा मांग का संकुचन। तो आपसे पूछा जा सकता है मांग का संकुचन कब होता है? कीमत में वृद्धि के बाद। जब अन्य बातें स्थिर है और वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो उपभोक्ता पहले की तुलना में कम मांग करेगा, जिसे कहा जाएगा मांग का संकुचन। इसी प्रकार मांग का विस्तार का चित्र बनाते हैं अपन। ये रेखा चित्र डी जो है मांग वक्र है। ठीक है, प्रारंभिक कीमत है ओपी, ओ एक्स पर लिए हमने मात्रा, ओ वाई पे लिए हमने कीमत, वस्तु की कीमत। कीमत में कोई देखिए परिवर्तन कैसे होगा? ओपी कीमत है और ओक्यू मात्रा है। ठीक है, मांग का विस्तार जो होता है, विस्तार मतलब बढ़ना, तो मांग का विस्तार कब होगा? जब कीमत में क्या हो? कमी। तो कीमत, अन्य बातें स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत में कमी हो जाए, कीमत घट करके P0 हो जाए, तो मांग पहले की तुलना में बढ़ करके Q0 हो जाए। ठीक है, तो प्रारंभिक संतुलन ये था A और फिर बाद में क्या हो गया? B, यानी नीचे की ओर खिसक जाएगा। ठीक है, तो कीमत में तो क्या हो रही है? कमी। OP से घट के कीमत OP0 रह जाएगा।
जिससे मांग मात्रा बढ़ करके OQ से बढ़ करके OQ 0 हो जाता है, अर्थात A से B की ओर नीचे की ओर खिसक जाएगा। इसे कहा जाएगा मांग का विस्तार। क्लियर है भाई? अब इसी तरह हम पढ़ रहे हैं मांग में परिवर्तन दो प्रकार का होता है, मांग में कमी और मांग में वृद्धि। इसको भी हम डायग्राम से समझते हैं दोनों को। ठीक है, देखिए OX पे हमने ले ली वस्तु की मात्रा और OY पे ले ली कीमत। ये प्रारंभिक मांग वक्र है DD। ठीक है, अब देखिए मांग में कमी कब होती है? जब हमने पढ़ा था कि कीमत तो स्थिर है, कीमत तो OP है, OP कीमत पर OQ मात्रा की मांग की जा रही है। अब अगर कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है जबकि अन्य बातों में परिवर्तन हो रहा है, जैसे उपभोक्ता की आय कम हो रही है, उपभोक्ता की आय पहले की तुलना में कम हो रही है, तो उपभोक्ता पहले की तुलना में कम मांग करेगा, तो इसका मतलब नया मांग वक्र बनेगा। ये D1 जो है क्या है? नया मांग वक्र। तो मांग वक्र नीचे की ओर खिसक जाएगा। मांग वक्र खिसकेगा यानी नीचे की ओर मांग वक्र या बाईं ओर चला जाएगा, यानी पहले नया मांग वक्र बनेगा DD। तो पहले मांग कितनी थी? इतनी A बिंदु, अब मांग कितनी हो गई? A बिंदु OQ मांग थी, अब मांग घट करके क्या हो गई? OQ1 हो गई। ठीक है, तो अन्य बातों में परिवर्तन से, अन्य बातें जैसे उपभोक्ता की आय कम हो जाए तो उपभोक्ता पहले की तुलना में कम मांग करने लगेगा, तो ये जो परिवर्तन होगा इसको कहा जाएगा मांग में कमी। तो ये D1 जो है नीचे की ओर खिसक रहा है, ये प्रारंभिक मांग वक्र है DD, और बाद का परिवर्तित मांग वक्र है D1। ठीक है, उपभोक्ता की आय में कमी हो रही है, या हम कह सकते हैं अन्य वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन हो रहा है, अन्य वस्तु की कीमत बढ़ रही है, जैसे पूरक वस्तु की कीमत बढ़ गई। ठीक है, तो दूसरी वस्तु की मांग कम हो गई, पूरक वस्तु की कीमत बढ़ गई ना, जैसे पेन की कीमत बढ़ गई तो स्याही की मांग कम हो गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो मोटरसाइकिल की मांग कम हो गई। तो पूरक वस्तु की कीमतों में परिवर्तन हो रहा है, या फैशन रुचि में परिवर्तन हो रहा है, पहले की तुलना में जो है फैशन कोई चीज आउट ऑफ फैशन हो गई तो अब कम मांग करने लगे। तो इन सब कारणों से यानी अन्य कारकों में कमी से मांग वक्र जो है वो नीचे की ओर या बाईं ओर खिसक जाएगा, इसे कहा जाएगा मांग में कमी। ये क्या कहलाएगा? मांग में कमी। इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है? मांग का बाईं ओर शिफ्ट, बाईं ओर शिफ्ट। मांग में कमी को और किस नाम से जाना जाता है? मांग का बाईं ओर शिफ्ट। इसी प्रकार मांग में वृद्धि कब होती है? इसको हम पढ़ रहे हैं, ये DD हो गया, DD वक्र प्रारंभिक मांग वक्र है। OX पर हमने मात्रा ले ली और OY पर हमने ले ली कीमत। कीमत क्या है? प्रारंभिक कीमत है OP और प्रारंभिक मांग मात्रा है OQ। अब देखिए, अब अगर माना कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए तो उपभोक्ता पहले की तुलना में अधिक मांग करेगा, या पूरक वस्तु की कीमत कम हो गई तो उसकी वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, तो नया मांग वक्र बनेगा जो कि दाईं तरफ बनेगा। ये है D1, ये नया मांग वक्र है। ठीक है, तो उसी कीमत पर, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसी कीमत पर पहले की तुलना में अधिक मांग हो जाएगी। ये OQ थी और अब मांग बढ़ गई तो क्या हो गई? OQ1। तो इसका मतलब ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की ओर क्या तो या दाईं ओर क्या। तो प्रारंभिक मांग वक्र है DD, परिवर्तित मांग वक्र है D1। ठीक है, कारण कीमत तो वो की वही है, लेकिन उपभोक्ता की आय बढ़ रही है तो उपभोक्ता अधिक मांग करने लगेगा, तो यहाँ से खिसक करके ऊपर की ओर चला जाएगा। तो इसे कहा जाएगा, तो इससे मांग बढ़ करके OQ से बढ़ के क्या हो जाएगी? OQ1 हो जाएगी। इसे कहा जाएगा मांग में वृद्धि। ठीक है, या फिर कहेंगे मांग का दाईं ओर शिफ्ट। तो ये सब चारों को आपने तुलनात्मक अध्ययन कर लिया है।
कि मांग का संकुचन कब होता है, जब अन्य बातें स्थिर है, वस्तु की कीमत बढ़ जाए। तो जो मांग में कमी होगी इसको कहा जाएगा मांग का संकुचन। मांग का विस्तार कब होता है, जब कीमत कम हो जाए, अन्य बातें स्थिर है और वस्तु की कीमत कम हो जाए, तो पहले की तुलना में जो है उपभोक्ता अधिक मांग करेगा, ये कहलाएगा मांग का विस्तार। मांग में कमी कब होती है, जब वस्तु की कीमत स्थिर है लेकिन अन्य बातों में, ये जैसे उपभोक्ता की आय घट गई तो पहले की तुलना में कम मांग करेगा, इसे कहा जाएगा मांग में कमी या मांग का बाईं ओर शिफ्ट। ठीक है। मांग में वृद्धि कब होती है, जब कीमत स्थिर है लेकिन अन्य बातों में परिवर्तन होने से, जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ गई तो उपभोक्ता पहले की तुलना में कम मांग करेगा, तो ये ए से बी को भी चला जाएगा। ठीक है। तो ऊपर की ओर या दाईं ओर जो है शिफ्ट हो जाएगा, तो इसे कहा जाएगा मांग में वृद्धि या दाईं ओर। ये चारों का हमने जो है तुलनात्मक रूप से इसको अध्ययन कर लिया। ठीक है। अब हम बात करते हैं दोनों में अंतर। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि मांग का संकुचन व मांग में कमी में क्या अंतर है, मांग में कमी को समझाना है, हमें अंतर बताना है आपको। कल ये ठीक है। तो मांग का संकुचन कब होता है, मांग में कमी कब होती है, इस दोनों को डायग्राम से अगर अंतर बताना है तो मांग का संकुचन कब होगा, मांग का संकुचन होता है कीमत में वृद्धि के कारण। ठीक है। तो ये मांग का संकुचन, प्रारंभिक मांग होता है डीडी, यह है वस्तु की प्रारंभिक कीमत ओपी, वो एक्स पर हमने ले ली मांग मात्रा और वो इस पे ले ली कीमत। ठीक है। प्रारंभिक मांग मात्रा कितनी है, ओके। अब मांग का संकुचन कब होगा, जब कीमत में वृद्धि हो जाए। संकुचन मतलब होता है कम होना। संकुचन कब होता है, ध्यान रखना, अन्य बातें स्थिर है और वस्तु की कीमत में क्या हो जाए, वृद्धि। कीमत बढ़ के OP1 हो जाती है तो मांग घट करके क्या हो जाएगी, OQ1। कीमत में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, मांग में क्या हो रही है, कमी। तो ये मांग जो है ए से शिफ्ट होकर के ए से ऊपर की ओर चला जाएगा, ए से बी। ठीक है। इसे कहा जाएगा मांग का संकुचन। मांग का संकुचन कब होता है, जब अन्य बातें स्थिर है, वस्तु की कीमत बढ़। इसी तरह मांग में कमी बढ़ते हैं, ये चित्र किसका है, मांग का संकुचन। अब मांग में कमी पढ़ते हैं। मांग में कमी कब होती है, जब अन्य वस्तु की कीमत अपरिवर्तित रहे, कीमत स्थिर है और अन्य बातों में परिवर्तन हो। तो यहाँ मात्रा ले ली हमने, यहाँ ले ली कीमत, कीमत में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन अन्य बातों में जैसे उपभोक्ता की आय घट गई या पूरक वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो रही। ठीक है। पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उस वस्तु की मांग घट जाएगी ना, तो पूरक वस्तु की कीमत बढ़ गई या उपभोक्ता की आय घट गई तो उपभोक्ता पहले की तुलना में कम मांग करेगा, तो मांग वक्र जो है वो D1 नीचे की ओर आ जाएगा, ए से ये बी की ओर। कीमत उसी है तो पहले मांग कितनी थी, OQ थी, और अब मांग कितनी घट करके कितनी हो गई, OQ1। इसको कहा जाएगा, ए से बी की ओर चला जाएगा, इसे कहा जाएगा मांग में कमी। क्या कहेंगे इसे, मांग में कमी। तो मांग में कमी कब होती है, जब कीमत अपरिवर्तित रहे और वस्तु की जो है अन्य बातों में परिवर्तन हो, यानी अन्य बातें जैसे उपभोक्ता की आय घट गई तो मांग जो है घट करके नीचे की ओर आएगी, क्योंकि मांग में कमी क्या रहेगा, या इसे कहते हैं मांग का बाईं ओर शिफ्ट। बाईं ओर शिफ्ट, तो ये अंतर है दोनों में। आप दोनों में अंतर बताना है। पहले तो आप अंतर अर्थ में बता दोगे कि मांग का संकुचन कब होता है, जब अन्य बातें स्थिर है, वस्तु की कीमत बढ़ जाए, तो ये मांग का संकुचन। और मांग में कमी कब होती है, जब कीमत तो अपरिवर्तित है, स्थिर है, लेकिन अन्य बातों में परिवर्तन हो, जैसे उपभोक्ता की आय घट गई तो उपभोक्ता पहले की तुलना में कम मांग करेगा, तो मांग नीचे की ओर या बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा।
इसे कहा जाएगा मांग में कमी या मांग का बाई और। ठीक है, इसी तरह ये अंतर दोनों में आ सकता है, 4 नंबर का अंतर आएगा, ध्यान रखना। 2 डायग्राम बनाने हैं आपको और दोनों का अंतर समझाना है। ठीक है, तो अंतर कैसे समझाओगे? मांग का संकुचन कब होता है? अन्य बातें स्थिर है, वस्तु की कीमत में वृद्धि से। मांग में कमी कब होती है? जब वस्तु की कीमत अपरिवर्तित है और अन्य बातों में परिवर्तन हो, जैसे उपभोक्ता की आय घट जाए। तो मांग में क्या है, नीचे की ओर आ जाए, नया मांग पत्र बनेगा D1 D1। D1 D1 क्या है? प्रारंभिक मांग पत्र क्या है? DD। नया मांग पत्र क्या है? D1 D1। कारण क्या है? उपभोक्ता की आय घट गई तो उपभोक्ता कम मांग करेगा, इससे जो है नया मांग पत्र नीचे की ओर। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे को अगर पढ़ते हैं अपन, दूसरा अंतर कर पढ़ते, 4 नंबर का प्रश्न आता है, मांग का विस्तार व मांग में वृद्धि में अंतर। इसको डायग्राम से बनाएंगे। मांग का विस्तार कब होता है? जब अन्य बातें स्थिर हैं और वस्तु की कीमत कम हो जाए। ठीक है, तो कीमत कम होगी तो यहाँ पर हम करते हैं मांग का विस्तार सदैव कीमत के कम होने के कारण होता है। तो ये आपका मांग वक्र है DD, प्रारंभिक कीमत है OP और प्रारंभिक मांग मात्रा है OQ। OX पर हमने ले ली मात्रा, OY पे ले ली हमने। ठीक है, अब देखिए मांग का विस्तार कब होता है? कीमत में कमी के कारण, अन्य बातें स्थिर है और वस्तु की कीमत घट जाए। ठीक है, तो कीमत घट करके क्या हो रही है? OP 0 रहेगी। कीमत तो क्या हो रही है? कम हो रही है और मांग की जो है बढ़ करके क्या हो रही है? OQ बन। तो मांग पहले A था, अब क्या हो गया? B, यानी नीचे की ओर आ जाएगा। तो मांग में कमी कब होती है? मांग का विस्तार कब होता है? कीमत में कमी के कारण। तो कीमत में P से OP से घटके के OP 0 रह जाती है, तो मांग बढ़ करके OQ से बढ़ के OQ 1 हो जाती है। इसे कहा जाएगा मांग का विस्तार। ठीक है भाई, अब पढ़ते हैं मांग में वृद्धि कब होती है? मांग में वृद्धि कब होगी? ये OX पे ले ली हमने मात्रा, OY पे ले ली कीमत, ये प्रारंभिक मांग पत्र है DD। ठीक है, प्रारंभिक कीमत OP, प्रारंभिक मात्रा OQ। अब देखिए मांग में वृद्धि कब होती है? मांग में वृद्धि तब होती है जब कीमत तो रहे अपरिवर्तित, कीमत स्थिर है और अन्य बातों में परिवर्तन हो, जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ जाए। तो उपभोक्ता की आय बढ़ने से उपभोक्ता पहले की तुलना में अधिक मांग करेगा, तो नया मांग पत्र बनेगा D1 D1 जो ऊपर, यानी तो इससे मांग मात्रा बढ़ करके, ठीक है, पहले OQ थी, अब मांग बढ़ करके क्या होगी? OQ1। ठीक है, तो कारण क्या है? उपभोक्ता की आय बढ़ेगी। उपभोक्ता की आय बढ़ने से A से नया मांग पत्र बनेगा D1 D1। ठीक है, और वो ऊपर की ओर बनेगा, इसे कहा जाता है मांग में वृद्धि, या क्या कहेंगे? मांग का दाईं ओर से, दाईं ओर से। ये हो गया आपके चारों चित्र। चारों में अंतर समझ में आ गया? अंतर समझ में आ गया? तो अब हम इसको जो है ये दो, इसमें अगर पूछे मांग का विस्तार और मांग में वृद्धि में क्या अंतर है, तो आप उसको डायग्राम से समझाना है। 4 नंबर का प्रश्न आएगा, 2 का ये और 2 का वो डायग्राम, दोनों को स्पष्ट करना है। पहले अंतर बताना है कि मांग का विस्तार कब होता है? जब कीमत में कमी होती है, और मांग में वृद्धि कब होती है? जब अन्य बातों में परिवर्तन हो। कीमत स्थिर है लेकिन अन्य बातों में परिवर्तन हो, ये कहलाएगा मांग में।
मांग में विस्तार में उसी मांग वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर चला जाएगा ए से बी बिंदु पर, और मांग के विस्तार में नया मांग वक्र बनेगा मांग में वृद्धि में, नया मांग वक्र बनेगा जो दाईं ओर बनेगा। तो ये कहलाएगा मांग का में विस्तार और मांग में वृद्धि में। क्लियर है भाई? तो अब मैंने आपको बताया था कि आपको जो है आज के जो एचडब्ल्यू में आपको ये करना है जो मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ, ठीक है? तो अंतर क्या लिखना है, देखिए निम्न में अंतर लिखिए, निम्न में अंतर लिखिए, ठीक है? नंबर 1 पूरक वस्तु व स्थानापन्न वस्तु, स्थानापन्न वस्तु, स्थानापन्न वस्तु या प्रतिस्थापन वस्तु एक ही बात है, ठीक है? दूसरा मांग मात्रा में परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन व मांग में परिवर्तन, ठीक है? मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। तीसरा मांग का संकुचन व मांग में कमी, ठीक है? और चौथा मांग का विस्तार व मांग में वृद्धि। ये आपको जो है एसडब्ल्यू के रूप में करना है, और इसका जो आंसर मेरे को आप कॉपी में लिख करके देना है। तो ये अगर टॉपिक पूरा होगा तो फिर मैं आगे जो है मांग का नियम पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो ये 4 प्रश्न आपको जो है एसडब्ल्यू में करके लाना है। क्या क्या है? मांग में पूरक और स्थानापन्न वस्तु में अंतर, मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन, मांग का संकुचन और मांग में कमी, तथा मांग का विस्तार और मांग में वृद्धि। इन चारों को आपको क्या है करके मेरे को बताना है। अब हम इसको करने के बाद एक छोटा सा टॉपिक, हालांकि टॉपिक तो बहुत बड़ा है लेकिन इसके बारे में संक्षिप्त हम चर्चा कर लेते हैं। एक नया है मांग का नियम, मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट प्रश्न आता है मांग का नियम क्या है। तो नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं मांग का नियम। मांग का नियम का अर्थ क्या होता है? जैसे कि हमने पढ़ा था कि डिमांड इज फंक्शन ऑफ, क्या आएगा, P0 Pn डॉट P1 P2 डॉट Y डॉट T डॉट P। Pn का मतलब क्या हो गया, वस्तु की स्वयं की कीमत। P1 क्या हो गया, पूरक वस्तु, अन्य वस्तु है। P1 और P2 क्या आ गया, पूरक वस्तु और स्थानापन्न वस्तु, ठीक है, यानी अन्य वस्तु, अन्य वस्तु की कीमत है, ठीक है। Y क्या हो गया, उपभोक्ता की आय। Y क्या हो गया, उपभोक्ता क्या है। T क्या हो गया, टेस्ट, उपभोक्ता की रुचि, पैशन और अधिमान में परिवर्तन। और E क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन, यानी भावी कीमत प्रत्याशा, उपभोक्ता वस्तु की भावी कीमत प्रत्याशा।
ठीक है। तो मांग इन सब तत्वों से प्रभावित होता है। डिमांड इज फंक्शन ऑफ Pn, P1, P2, P T और E, ठीक है। यानी मांग किसका फलन है? वस्तु की स्वयं की कीमत, अन्य वस्तु की कीमतें, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि फैशन या डिमांड और वस्तु की जो है भावी कीमत प्रत्याशा, ठीक है। तो मांग का नियम क्या है? मांग का नियम सीधे से सिंपल सा नियम है जो आपको समझना है कि मांग का नियम ये कहता है कि अन्य बातों को स्थिर रखते हुए, अन्य बातें स्थिर है, यानी अन्य वस्तु की कीमतें स्थिर है, उपभोक्ता की आय स्थिर है, रुचि फैशन स्थिर है और एक्सपेक्टेशन स्थिर है। तो अन्य बातें स्थिर रहते हुए किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत में विपरीत संबंध होता है, ठीक है। यानी वस्तु की कीमत और उसकी जो मांग है उसमें कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। अर्थात कीमत बढ़ेगी, वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी और वस्तु की कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। मांग क्या होगी? बढ़ेगी। इसे कहा जाता है मांग का सिंपल सा नियम है। क्या है कि अन्य बातें स्थिर रहने पर किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत में विपरीत संबंध होता है। अर्थात कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी और कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। इसे ही मांग का नियम कहा जाता है। सिंपल सा लैंग्वेज, सिंपल सी भाषा है कि वस्तु की हम प्रत्येक उपभोक्ता क्या कहेगा? कम कीमत पर अधिक मांग करें और कम अधिक कीमत पर कम मांग करें। तो अन्य बातें स्थिर रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग में विपरीत संबंध होता है। इसे मांग का नियम कहा जाता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? इसका अर्थ क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि मांग कई तत्वों से प्रभावित होती है, जैसे वस्तु की स्वयं की कीमत, अन्य वस्तु की कीमतें, उपभोक्ता की आय, रुचि फैशन डिमांड और भारी कीमत प्रत्याशा, ठीक है। तो मांग का नियम ये कहता है कि अन्य बातें स्थिर रहने पर इन सबको स्थिर कर दिया जाए तो किसी वस्तु की स्वयं की कीमत और उसकी मांग में विपरीत संबंध होता है। अर्थात कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी और कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। इसे कहा जाता है मांग का नियम, ठीक है। तो इसका अर्थ हमने पढ़ लिया। तो मांग का नियम ही बताता है कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर, अन्य बातों के स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत व मांग में विपरीत संबंध होता है। विपरीत कह दो या ऋणात्मक कह दो, ऋणात्मक संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। इसे मांग का नियम कहते हैं, इसे मांग का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। अर्थात कीमत और मांग में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। इसको डायग्राम से बनाएंगे अपन तो क्या होगा? ये हो गया आपके डिमांड, डिमांड कर्व हमेशा इस तरह बाएं से दाईं ओर होता है। ये कीमत ओपी और मात्रा OQ, कीमत घटेगी P 0 होगी तो मांग बढ़ेगी OQ, ठीक है। कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, इसी प्रकार कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, ठीक है। ये कहलाएगा मांग का नियम। तो अन्य बातें स्थिर रहने पर किसी वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, इसे या मांग का नियम कहते हैं। अर्थात कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी और कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। इसे क्या कहा जाएगा? मांग का नियम, ठीक है। कल हम इसको जो है डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज आपको चारों प्रश्न जो मैंने स्टेप में दिए हैं 100% आप इनको करने दोगे तो फिर मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें से। चार में से एक 4 नंबर का प्रश्न जरूर आएगा, या तो पूरक स्थानापन्न अंतर पूछ लें, या मांग मात्रा और मांग में परिवर्तन पूछ लें, या इन दोनों में अंतर पूछ लें, विस्तार और संकुचन में अंतर पूछ लें। तो चार विस्तार संकुचन को हम साथ पढ़ लिया,
तो इन चारों को जो है आप करके दोगे तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।